तो हेलो बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रिक कंडक्शन का लास्ट वीडियो जो है, और ये थ्योरी का है, न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर ही चुके हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है ना। तो इसके लिए हम पहले से ही फार्मूला एक पढ़ चुके हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होती है वो RA/L के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो L ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा, यानी रो L/A, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो R है वो समानुपाती किसके है। देखो, अगर जो रो एक धातु के लिए नियत रहता है, ठीक है ना। किसी भी अगर कॉपर की धातु ले रहे हैं या एल्यूमिनियम की ले रहे हैं, कोई भी पदार्थ ले रहे हैं, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ से कि R जो है वो अगर रो को हम कांस्टेंट मान लेंगे तो L और A के समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो सबसे पहले लंबाई पर निर्भर करेगा और दूसरा है क्षेत्रफल। तो चालक का जो परिच्छेद क्षेत्रफल है उस पर और चालक की लंबाई पर। तो लंबाई पर सबसे पहला है, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है तो R समानुपाती जाएगा L के। कहने का मतलब अगर किसी तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। और एक खास बात, लंबे तार का प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा अधिक होता है, ठीक है। और सेकंड इसका है क्षेत्रफल पर, और क्षेत्रफल कैसा, परिच्छेद क्षेत्रफल है, ठीक है ना, A वाला। तो अगर हम देखते हैं R A कहाँ है, नीचे है, तो R व्युत्क्रमानुपाती है A के, या R समानुपाती है 1/A। तो A का मान अगर बढ़ा रहे हैं तो R घट जाएगा, क्योंकि ये बटे में है। तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर R का मान घट जाता है, अगर क्षेत्रफल घटा रहे हैं तो R का मान बढ़ जाता है। कहने का मतलब कैसे, क्षेत्रफल मतलब चालक तार की मोटाई, ये परिच्छेद क्षेत्रफल है, ठीक है, ये वृत्ताकार भाग। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि दिया गया है। और पतले तार का प्रतिरोध हमेशा क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि उसका परिच्छेद क्षेत्रफल कम होगा ना, ये मोटाई। तीसरा क्या है, जो सबसे खास है, किसी चालक तार की आकृति व आकार बदलने पर तार का प्रतिरोध बदल जाता है। तो ये सबसे खास बात है कि अगर हम चालक तार की आकृति और आकार बदल रहे हैं तो उसका प्रतिरोध बदल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तापमान पर। तो हम प्रायः देखते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो तापमान पर समानुपाती होता है, तापमान पर निर्भर करता है और तापमान के समानुपाती होता है। जैसे मोबाइल का हम यूज करते हैं, मोबाइल को चार्जिंग पर जब लगाते हैं मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो देखते हैं कि चार्जिंग बहुत स्लो होती है। तो वही चीज़ है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेग बढ़ जाता है। अगर चालक तार में हमने बताया था कि चालक तार को हम जब किसी चालक को गर्म करेंगे तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, अनियमित गति, और गति करेंगे तो वेग बढ़ेगा, यानी ताप बढ़ा रहे हैं। तो वो ताप यानी गर्म ऊष्मीय ऊर्जा जाएगी, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, तो जिससे उनका वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वेग बढ़ेगा तो इससे श्रांति काल क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, और श्रांति काल के घटने पर तापमान का मान बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, अगर हम वेग का मान बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो चालक तार का प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। यहाँ कुछ खास चीज़ें तापमान के लिए लिखी कि क्रांतिक ताप पर प्रतिरोध का मान 0 होता है, ठीक है। और शुष्क मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 10⁴ ओम होता है। तो आगे का टॉपिक हम देख लेते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध। तो गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये कैसा होता है, यह वोल्टेज में छोटे परिवर्तन और धारा में एक छोटे परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। यानी हम वोल्टेज का मान जरा सा भी परिवर्तित करेंगे तो धारा अपने आप परिवर्तित हो जाएगी, तब इसके बाद इसका जो अनुपात निकल के आता है परिवर्तन के बाद, वही कहलाता है इसका गत्यात्मक प्रतिरोध या गतिशील प्रतिरोध इसे कहा जाता है। स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा V परिवर्तन से डेल्टा I परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा V/I जो डेल्टा I हो जाएगा R।
तो यहाँ पर ग्राफ इसके लिए बनाया गया है, ये ग्राफ है, वक्र, ये वक्र खींचा गया है I और V के बीच। V का मान 20 वोल्ट 40 वोल्ट और I का मान हमने 10 वोल्ट 15 वोल्ट लिया। तो बिंदु B पर देखेंगे तो वोल्टेज कितना है 20 है और धारा कितनी है 10 है। और C पर देखेंगे तो वोल्टेज कितना है 40 और धारा कितनी है 15। तो बिंदु B पर R बराबर डेल्टा V का मान कितना है B पर 20 है और A का मान I का मान कितना है 10 है। तो 0 0 कैंसिल, 2 ओम आ जाएगा। अब C पर देखेंगे तो C पर वोल्टेज कितना है 40 है और धारा कितनी है 15 है। तो 40/15 हो जाए क्योंकि V अपान I होता है। तो 8/3 हुआ, यानी कि यहाँ पर देखो प्रतिरोध समान नहीं है। और हम पढ़े हैं कि अगर चालक तार की आकृति और आकार परिवर्तित करते हैं तभी जाके उसका प्रतिरोध बदलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं R और R' आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो आगे का टॉपिक देखते हैं, प्रतिरोधकता ताप समीकरण, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि ताप बढ़ाने पर चालक की पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है और साथ ही साथ प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, क्योंकि ये दोनों समानुपाती होते हैं। तो PT बराबर यानी टेम्परेचर T पर प्रतिरोधकता PT हो जाएगी और ये 0 टेम्परेचर पर P0 हो जाएगा, रो 0 जिसे कहा जाता है। ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट T माइनस T0 होता है, ठीक है। ये समीकरण है। अगर हम तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस मान ले, जो T0 लिखा है वो 0 डिग्री का सेल्सियस ताप का है टेम्परेचर, ठीक है। तो इसे 0 डिग्री सेल्सियस मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा मान। तो यहाँ से हम PT बराबर क्या निकाल सकते हैं, रो T है, जबकि रो T बराबर रो 0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा T। अब यहाँ पर चीज़ें होती क्या है, जो रोटी हमने बताया था T तापमान पर पदार्थ की प्रतिरोधकता है और जो P0 है यानी P0 वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान है। और अल्फ़ा जो है वो होता है ताप गुणांक होता है। अल्फ़ा को हम ताप गुणांक कहते हैं, इसका मात्रक केल्विन इनवर्स होता है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालने जाएंगे इस इक्वेशन से तो रो T माइनस रो नॉट अपान रो नॉट इंटू T होगा। T मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस का है और ये T टेम्परेचर के लिए, ठीक है। और T है ये हमारा तापमान, ठीक है। तो जिसके लिए हम निकाल रहे हैं प्रतिरोधकता का मान। तो अगर हम प्रतिरोध से ताप का संबंध निकालेंगे तो हमको पता है कि R जो है रो के समानुपाती होता है विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जहाँ पर रो T पढ़ा है वहाँ RT हो जाएगा, जहाँ पर रो 0 पढ़ा है वहाँ R0 हो जाएगा, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। और क्योंकि हम जानते हैं T0 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस का ताप है तो इसका मान 0 रखेंगे तो RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T बच जाएगा। अगर यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर रो T था तो ये RT, यहाँ रो था, यहाँ रो R0 हो जाएगा और R0 इंटू T हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब एक ख़ास बात है यहाँ पर, अगर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं यानी ज़्यादा है तो उसका अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा जो है पॉजिटिव होगा, और अगर प्रतिरोध घट रहा यानी कम है तो अल्फ़ा का मान नेगेटिव होता है। ये चीज़ याद रखना, प्रतिरोध ज़्यादा है तो अल्फ़ा ताप गुणांक ज़्यादा होगा, प्रतिरोध कम है तो ताप गुणांक भी नेगेटिव होता है। तो विभिन्न पदार्थों के लिए हम देखते हैं कि जो प्रतिरोधकता है और प्रतिरोध है उनके क्या क्या मान होते हैं, क्या क्या बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो पदार्थ का रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जितना कम होगा चालक उतना ही अच्छा होगा। एग्जाम्पल के लिए चांदी, क्योंकि चांदी का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो बहुत ही कम होता है ना, इसीलिए वो बहुत ही अच्छा चालक बनता है। तो हमने चालक पदार्थ ले लिए, धातु, मिश्र धातु और अर्धचालक तथा विद्युत अपघट्य। अब तापमान यहाँ पर लिया गया, तापमान का प्रभाव क्योंकि देख रहे हैं, और ये प्रतिरोधकता और साथ ही साथ प्रतिरोध है, ठीक है। तो धातुओं का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है और मिश्र धातुओं के तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। और अर्धचालक की अगर हम तापमान बढ़ा रहे हैं अर्धचालक पदार्थ के, ठीक है, कागज, मोम, अभ्रक वगैरह चीज़ें कोई, तो प्रतिरोधकता घट जाती है, चालकता बढ़ती है ना। और विद्युत अपघट्य जैसे NaCl, KCl वगैरह चीज़ें हुई, तो ये इसके लिए अगर तापमान बढ़ाएंगे हम
तो हमारा जो प्रतिरोधकता है वो घट जाएगा। और क्योंकि प्रतिरोधकता किसके समानुपाती होता है, आर के, तो इसलिए जब प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध, ये बढ़ रहा, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अगर घट रहा तो प्रतिरोध भी घट जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछा जाता है ये। अब गतिशीलता क्या होती है, आवेश की गतिशीलता या इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, धारा की गतिशीलता, कुछ किसी की कह सकते हैं। अब हमको पता है अगर विद्युत क्षेत्र का मान हम बढ़ाते हैं तो ये अनुगमन वेग का मान बढ़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही ज़्यादा बल लगेगा और इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज़्यादा तेजी के साथ गति करेंगे। तो आगे एकांक विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत क्षेत्र एकांक जब मानेंगे, एकांक विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो एकांक विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन का जो भी अनुगमन वेग होगा या अपवहन वेग, अपवाह वेग, वही कहलाता है उसकी गतिशीलता। तो हम कह सकते हैं ये Vd/E के बराबर होता है, जो कि E/τ/m के बराबर होता है। अब अगर जो विद्युत क्षेत्र E है तो अनुगमन वेग कितना है, Vd मान लेंगे। तो एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए कितना होगा, एकांक मतलब एक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, तो E आ जाएगा नीचे। तो एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए कितना आया है गतिशीलता यानी अपवहन वेग, Vd/E यही है कहलाता है। मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड, और विमीय सूत्र होता है m इनवर्स T/A। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आया है तो उसे लिखते हुए ज़रूर चलिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम टॉपिक देखते हैं। इसमें दिया गया है अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है, तो चालक में इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति से उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आवेशित कण जाता है तो उसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, और वो ऊर्जा प्रतिरोध को मिलती है जिससे बल्ब वगैरह, मशीनें वगैरह चलती हैं। ठीक है, जो प्रतिरोध होते हैं उनके, उसी को कहा जाता है विद्युत ऊर्जा। और इसी ऊर्जा से करंट या बिजली बनती है। ठीक है, अब यूज क्या होता है इसका, तो घरेलू उपकरण में जैसे बल्ब जलाने में, पंखे चलाने में, ये सभी चीज़ें। ठीक है, और मशीनें तथा ट्रेनों को चलाने में। और इसके लिए फार्मूला किसका यूज करेंगे, W/VQ से यूज करेंगे। तो क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं तो कार्य किस में संचित हो रहा है, ऊर्जा में। तो ऊर्जा U से हम व्यक्त कर रहे हैं और V ही रहेगा। Q बराबर हमने IT यूज कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, V की वैल्यू पुट करेंगे IR, तो I 2 हो जाएंगे, एक V का और एक ये I² RT हो जाएगा। अब I बराबर पुट करेंगे तो V/R स्क्वायर लगा तो V²/R², एक R ऊपर था एक R नीचे, कैंसिल हो जाएगा तो V²/RT हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी ऊर्जा को हम कैलोरी में चेंज करेंगे यानी ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज करेंगे, इस ऊर्जा को जब हम ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं, 4.2 से भाग करा देते हैं। जो भी एनर्जी निकल के आती है विद्युत ऊर्जा की मान को हम भाग कराते हैं 4.2 को, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक है, तो हीट कितन का सूत्र क्या हो जाएगा, ऊर्जा अपान 4 - 2 कैलोरी। अब मात्रक क्या होता है विद्युत ऊर्जा का, जूल होता है या फिर किलोवाट घंटा भी देखते हैं। और विद्युत ऊर्जा का जो विमीय सूत्र वो mL/T - 2 कार्य का ही होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल हम पहले से ही जानते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इस 1 किलोवाट घंटे को 1 यूनिट भी कहा जाता है। तो अब आगे का टॉपिक देखते हैं, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, इलेक्ट्रिक पावर। तो किसी चालक में ऊर्जा हानि की क्षय होने की दर, तो ऊर्जा जैसे जैसे ऊर्जा हानि होती है किसके रूप में होती है, विद्युत के रूप में होती है। ठीक है, और वो ऊर्जा प्रतिरोध को मिलती है। ठीक है, तो उसी के दर को कहा जाता है विद्युत शक्ति। ठीक है, तो P बराबर होता है W/T। W क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा अपान T कर सकते हैं। अब U बराबर सूत्र पुट करेंगे पहला VIT, तो VIT रखेंगे तो नीचे वाला T ये वाला T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर VI सूत्र बन जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब अगला वाला सूत्र उठाएंगे I² RT, तो U का मान I² RT रखेंगे तो ऊपर T और नीचे T कैंसिल हो जाएगा तो I² बचा P बराबर। और अगला है V²
अपॉन आर टी, अगर पुट करेंगे तो टी नीचे वाला और टी ऊपर वाला ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा सूत्र बन जाएगा। मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है या फिर वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है, इसको हम वाट भी कहते हैं जो कि डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। विमीय सूत्र कार्य का होता है ml2 t-2, टी नीचे टाइम है, इसका ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा ये। अब कुछ इसके बड़े मात्रक देख लेते हैं शक्ति के, जैसे एक अश्वशक्ति, एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है और 1 किलो वाट जो होता है 10⁻³ वाट के बराबर, किलो का मतलब 1000, और 1 मेगावाट या 1 मिलियन वाट किसे कहते हैं? तो ये 10⁻6 वाट के बराबर होता है। अब देख लेते हैं सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है जो कि है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसे कहते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट कहते हैं। ये सबसे पहली चीज़ ऊर्जा का मात्रक होता है, ये ऊर्जा हानि का मात्रक कह सकते हैं। कैसे ऊर्जा हानि हो रही? तो यूनिटों की संख्या बराबर हम कह सकते हैं वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटा 1000। तो यूनिटों की संख्या ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, हम हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं। ये बराबर होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000 और इसका मात्रक किस में आता है? यूनिट में आता है। तो यहाँ तक वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।